हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए हम हिंदी ग्रामर का एक नया टॉपिक संज्ञा आज शुरू करते हैं। संज्ञा कहते किसे हैं? संज्ञा की परिभाषा: जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम या गुण का नाम, इन सभी को संज्ञा कहते हैं। यानी कि नाम बताने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। अब चलिए उदाहरण से समझते हैं। राम, सीता, मीरा, माया, मोहित, ये सभी संज्ञा हैं और ये व्यक्तियों के नाम हैं, पर्सन के नाम हैं। किताब, मेज, कप, जूते, थाली, ये वस्तुओं के नाम हैं, ये भी संज्ञा ही हैं। दिल्ली, भारत, पंजाब, रोहिणी, विद्यालय, चिकित्सालय, घर, ये आदि स्थानों के नाम हैं, तो ये भी संज्ञा हैं। खुशी, डर, प्रसन्नता, ईमानदारी, सुंदरता, बचपन, क्रोध, ये सभी भावों के नाम हैं, तो ये भी संज्ञा हैं। अब हम संज्ञा के भेद पढ़ते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, या जिसे इंग्लिश में हम प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। प्रॉपर नाउन की परिभाषा क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कि जब संज्ञा का प्रॉपर कोई नाम हो तब हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम व्यक्ति का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है, भारत एक देश का नाम है, ताजमहल एक मॉन्यूमेंट का नाम है। तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। और भी समझे तो जैसे पेंसिलें होती हैं, तो पेंसिल्स में भी अगर डोम्स की पेंसिल है या अप्सरा की पेंसिल है या नटराज की पेंसिल है, तो ये जब नाम आगे लग जाए तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। अलमारी है, किस कंपनी की है? तो गोदरेज की अलमारी है, तो गोदरेज की अलमारी होना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फ़ोन, सैमसंग का फ़ोन होना, नोकिया का फ़ोन होना, आईफोन होना, ये फ़ोन्स के नाम हैं। तो जब इन नामों के आगे सैमसंग, नोकिया, ये सभी नाम कंपनियों के जुड़ जाएं तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अब है कार, कार टाटा की हो, महिंद्रा की हो, मारुति की हो, हुंडई की हो, तो ये सभी जब कारों के आगे इन कंपनियों का नाम या इनके ब्रांड का नाम लग जाता है तब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा का दूसरा भेद, जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा, और इसी को ही हम इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन की परिभाषा क्या है? चलिए देखते हैं। किसी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात वह संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराता है, न कि किसी विशेष एक का, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि ये किसी स्पेसिफिक या विशेष व्यक्ति के बारे में या विशेष स्थान के बारे में न बताकर उस व्यक्ति, उस वस्तु या उस स्थान की संपूर्ण जाति के बारे में, संपूर्ण क्लास के बारे में बताता है। ठीक है, इसको हम इस चीज़ से समझते हैं। चलिए, लड़का, लड़की, आदमी, पुरुष, स्त्री, शिक्षक, डॉक्टर, शेर, चिड़िया, ये लिविंग बींग्स के नाम हैं। अब ये लिविंग बींग्स या प्राणियों के नाम हैं। प्राणी यानी कि जिनमें जान हो। ठीक है, अब यहाँ पर है लड़का, तो जितने भी लड़के उन सभी को लड़का ही कहा जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ राम, श्याम, मोहन, अमित, सुमित, ये सभी लड़कों के नाम हैं। तो जब लड़का कहा जाए तो जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि यह लड़कों की संपूर्ण जाति का नाम है। और अगर मैं कोई नाम विशेष लूँ तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर है लड़की, सभी लड़कियों को लड़की कहा जाता है। लेकिन लड़की का नाम लूँ मीरा, रिया,
सुनीता, अनीता या कोई भी लड़की का नाम लूँ तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ लड़की तो ये जातिवाचक संज्ञा है। आदमी, आदमी भी जातिवाचक संज्ञा है। या पुरुष, पुरुष भी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि सभी पुरुषों को पुरुष ही तो कहा जाता है। लेकिन अगर कोई पुरुष विशेष हो, उसका नाम हो, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी और पुरुष हमारा जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही स्त्री, संपूर्ण स्त्रियां स्त्रियां हैं, लेकिन किसी का नाम विशेष हो तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा और वरना जातिवाचक होगा। स्त्री जातिवाचक शब्द है। ऐसे ही शिक्षक, हमारे सभी शिक्षक शिक्षक ही तो हैं, लेकिन अगर हम किसी विशेष शिक्षक का नाम लें तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर हम कहें हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो टीचर हैं, मिस्टर शर्मा, मिस सुनीता, इस तरीके से अगर जब हम नाम लें तो एक शिक्षक विशेष का नाम ले रहे होते हैं, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन शिक्षक, आपके स्कूल में जितने भी शिक्षक, जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं, उन सभी को आप शिक्षक ही तो बोलते हैं, वो सभी शिक्षक ही तो हैं। यानी कि शिक्षकों की पूरी जाति, पूरी क्लास का नाम है शिक्षक। इस तरह ही डॉक्टर है, सभी डॉक्टर्स डॉक्टर हैं, लेकिन किसी डॉक्टर विशेष का नाम मैं लूँ तो वो डॉक्टर का नाम हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, वरना डॉक्टर तो एक जातिवाचक संज्ञा है ही। इसी प्रकार शेर, चिड़िया, ये सभी जो हैं ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है चिड़िया, और अगर मैं कहूँ गौरैया, मैना, तोता, इस तरीके से पक्षियों के अगर नाम लें तो वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर चिड़िया जो है वो सभी तरीके की चिड़ियों का बोध करा रहा है। ठीक है, तो चिड़िया एक हमारी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब इसी प्रकार से शहर, गांव, विद्यालय, पहाड़, नदी, सड़क, गली, देश, राज्य, पार्क, अस्पताल, पुलिस स्टेशन या फिर हमें कहें डाकखाना, ये सभी जो हैं ये स्थानों के नाम हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ लिखा है शहर। शहर एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जितने भी शहर दुनिया में हैं सभी शहर ही तो कहलाते हैं, सिटी तो कहलाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ दिल्ली शहर या लुधियाना शहर या फिर आगरा शहर, तो ये शहर हो जाएंगे, तब वे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। ठीक है। गांव है, अब गांव का मैं नाम लूँ तो गांव का नाम जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन सभी गांव गांव ही हैं। विद्यालय, सभी स्कूल ही हैं, लेकिन स्कूल का विशेष नाम लिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक होगा, अन्यथा वह विद्यालय के जातिवाचक शब्द है। इसी तरह पहाड़, पहाड़ भी जो है सभी पहाड़ों को पहाड़ी तो कहते हैं, लेकिन विंध्याचल पहाड़ हैं, हिमालय का पहाड़, ये सभी क्या कहलाएंगे, ये पहाड़ कहलाएंगे नॉर्मली। ठीक है। लेकिन अगर मैं इनका नाम लूँगी तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर मैं पहाड़ शब्द का यूज़ करूँगी तो पहाड़ जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होके जातिवाचक संज्ञा है, हमारा कॉमन नाउन है। ठीक है। नदी, नदी है, सभी नदियाँ तो नदी हैं। ठीक है। अगर गंगा, यमुना, मैं नदियों का नाम लूँ तब वह व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन यहाँ पर नदी, क्योंकि सभी नदी नदी होती हैं, नदियों की संपूर्ण जाति नदी ही कहलाती है, तो इसीलिए नदी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह सड़क, गली, देश का नाम, राज्य का नाम, पार्क का नाम, अस्पताल का नाम, ये तो हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब यहाँ वहाँ सड़क लिखा है, गली, देश, राज्य, पार्क, अस्पताल, तब यह जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि अस्पताल जातिवाचक संज्ञा है। सभी अस्पताल अस्पताल ही हैं जब तक कि उनका नाम ना लिया जाए। ठीक है। अगर मैं यहाँ कहूँ एम्स अस्पताल या सफदरजंग अस्पताल या मैक्स अस्पताल, तो वो अस्पतालों के नाम जो हैं, हॉस्पिटल्स के नाम जो हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल शब्द का यूज़ कर रही हूँ तो सभी हॉस्पिटल हॉस्पिटल ही तो हैं, तो ये हमको उनकी संपूर्ण क्लास का, पूरी क्लास, सभी पूरी क्लास उनकी अस्पताल ही तो कहलाती है। पार्क, सभी पार्क ही तो कहलाते हैं, लेकिन जब पार्क का नाम हो जाएगा तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, अन्यथा पार्क जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होके जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह हम अगर वस्तुओं की बात करें, जैसे कि पुस्तक, कुर्सी, पेंसिल, मोबाइल फ़ोन, साइकिल, कार, ये सभी अपनी वस्तुओं की संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। पेंसिल, सभी पेंसिल पेंसिल ही है, लेकिन जैसे मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा में बताया कि डोम्स की पेंसिल, नटराज की पेंसिल या फिर अप्सरा की पेंसिल, जब उनके सामने नाम जुड़ जाए तो वो व्यक्तिवाचक स्पेशल हो जाएंगे।
स्पेसिफिक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पेंसिल की बात हो रही हो तो यह जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक, सभी पुस्तकें पुस्तक ही तो हैं, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ गीता, या फिर मैं कहूँ गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, ये सभी पुस्तकें पुस्तकें हैं, ये धार्मिक पुस्तकें हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ गणित की पुस्तक, हिंदी की पुस्तक, ठीक है, तो वह एक सब्जेक्ट की पुस्तक हो जाएगी। या पुस्तकों का नाम भी होता है, जैसे नॉवेल्स का नाम होता है, जैसे हमारी रामायण पे रामायण लिखा होता है, महाभारत पर महाभारत लिखा होता है, तो उन पुस्तकों पर जब नाम लिखा हो तो वह बन जाती हैं व्यक्तिवाचक। लेकिन सभी पुस्तकों की बात की जाए तब वह बन जाती हैं जातिवाचक। अब हिंदी व्याकरण में जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं, यानी कि सब टाइप्स हैं। अब वो कौन से हैं? पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटीरियल नाउन, और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन। अब चलिए पहले पढ़ते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा या मटीरियल नाउन, जिसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ यानी कि मटीरियल, किसी धातु यानी कि मेटल, किसी द्रव्य यानी कि लिक्विड का बोध हो, बोध मीन्स पता लगे, तो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें सामान्यतः मापा या तोला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता, यानी कि ये अनकाउंटेबल होते हैं, अकाउंटेबल नाउन नहीं है। और इनको सिर्फ हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं, उनका वेट माप सकते हैं, या उनकी लेंथ हाइट ये तौल माप सकते हैं, या फिर हम उनका वेट तोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि इनको मापा या तोला जा सकता है। इसका मतलब यही है कि हम इनको मेजर कर सकते हैं, हम इनकी क्वांटिटी को माप सकते हैं, लेकिन हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, उदाहरण देख लेते हैं हम। पहला है सोना, दूसरा है चांदी, लोहा। अब इनको हम मापते हैं ना, गिनते तो नहीं है ना। पानी, दूध, घी, इनको भी हम मापते हैं, तौलते हैं, ठीक है। तो गेहूं है, चावल है, तेल है, इनको भी तोला जाता है ना। तो ये सभी जो हैं ये द्रव्यवाचक के मटीरियल नाउन के उदाहरण हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरा हमारा नाउन देख लेते हैं, जो कि है समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन। अब समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी समूह यानी कि ग्रुप, समुदाय यानी कि कम्युनिटी या पूरे झुंड का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनसे हमें ग्रुप होने का पता चले, ठीक है। जैसे कि भीड़, भीड़ किसका ग्रुप है? लोगों की भीड़। तो लोगों की भीड़ जो है, उसमें भीड़ शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है, ठीक है। कक्षा, अब कक्षा किनसे मिलकर बनती है? कक्षा बनती है विद्यार्थियों से मिलकर, तो विद्यार्थियों का ग्रुप कहलाता है कक्षा। सेना, सेना जिसमें कि सैनिक होते हैं, तो सैनिकों से मिलकर बनती है सेना, तो सेना एक समूहवाचक संज्ञा है। परिवार, परिवार किससे बनता है? परिवार के सदस्यों से, तो परिवार एक समूहवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर है समिति, समिति भी कई लोग जो उसके मेंबर होते हैं उनसे मिलकर बनती है, ठीक है। तो समिति भी जो है एक समूहवाचक संज्ञा है। झुंड, जैसे कि हम कहें हाथियों का झुंड, शेरों का झुंड, तो झुंड शब्द जो है वो भी एक कलेक्टिव नाउन या एक समूहवाचक संज्ञा है। किन्हीं का समूह है, ग्रुप है ये, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट संज्ञा, जो कि है भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है या भाववाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं, तो वो देख लेते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, अवस्था या स्थिति या भाव का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो ये ऐसे भाव हैं, ऐसे इमोशन हैं, या ऐसे गुण या दोष हैं। गुण या दोष मतलब गुण होता है क्वालिटीज, ठीक है, और दोष होता है कमियां। अवस्था होती है किसी चीज की स्टेट, ठीक है, या भाव, भाव कहते हैं हमको फीलिंग्स या इमोशंस को। तो आपको पता है कि इनको हम देख और छू तो नहीं सकते हैं कि हाँ प्रॉपर ये कोई चीज़ होती है जिसे हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं। इनको तो हम केवल महसूस ही कर सकते हैं ना। जैसे मैं कहूँ कि राम बहुत अच्छा बच्चा है, तो उसकी जो अच्छाई है वो हमें महसूस होती है।
एक प्रॉपर कोई चीज़ तो नहीं है जिसे मैं टच करके कह दूँ कि ओह ये अच्छी बात है, ये वाला अच्छी चीज़ होती है, ये वो ही अच्छाई है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ऐसी संज्ञाओं को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके हम देख लेते हैं किन्हें हम एक्चुअल में भाववाचक संज्ञा कहते हैं, वो कौन से शब्द हैं। जैसे गुण या दोष की बात हो रही हो, जिन्हें कि इंग्लिश में हम क्वालिटीज़ कह सकते हैं, कि किसी की क्वालिटी होना। ठीक है, जैसे ईमानदार होना। ठीक है, ईमानदारी, सुंदरता, मिठास, बहादुरी, चतुराई, इन चीज़ों को, ये गुण हैं एक तरह के। ठीक है, तो ये इन गुणों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम इन्हें छू नहीं सकते। ऐसे ही अवस्था या स्थिति की बात हो, जिसे कि इंग्लिश में स्टेट ऑफ बीइंग कहेंगे, जैसे कि बचपन, बुढ़ापा, जवानी, गरीबी, बीमारी, ये सभी भी भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब है भाव या मन की स्थिति, यानी कि इमोशंस या फिर फीलिंग्स। ठीक है, जैसे कि प्रेम, प्यार, घृणा, नफरत, क्रोध, गुस्सा, दया, खुशी, सुख, दुख आदि, ये सभी भी भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम एक वर्कशीट की हेल्प से देख लेते हैं। संज्ञा के भेद पहचान कर लिखिए। अब इसमें लिखा है लड़का मैदान में खेल रहा है, तो लड़का क्या है? आप बताइए कि लड़का कौन सी संज्ञा है। हमने पढ़ा था कि लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हम सभी लड़कों को लड़का ही तो कहते हैं, तो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, दूसरा है किताब। किताब, सभी किताबों को ही हम जातिवाचक किताब कहते हैं, सॉरी, तो ये भी जातिवाचक ही हो जाएगा, तो ये भी जातिवाचक है। राम आज विद्यालय नहीं आया, तो राम क्या है? राम किसी का नाम है ना, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तो यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सी संज्ञा है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पर दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक शहर का नाम है, जो कि फिर से एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। उसकी ईमानदारी सभी को पसंद आई। अब ईमानदारी क्या है? ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा है, यह एक भाव है, तो यह हमारी भाववाचक संज्ञा है। अब आगे देखते हैं। कठिन समय में साहस बहुत ज़रूरी होता है। अब साहस भी एक ऐसी ही चीज़ है, गुण है, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ईमानदारी की तरह साहस भी ऐसा ही एक गुण है, ऐसा ही एक भाव है, तो यह भी भाववाचक संज्ञा है। सातवां हमारा सेंटेंस है, बच्चों की टोली पार्क में खेल रही है। अब बच्चों की टोली यानी कि बच्चों का ग्रुप, तो टोली क्या हुआ? हमारा कौन सी संज्ञा है? ये हमारा समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब यहाँ है सैनिकों की सेना, तो सेना सैनिकों से तो मिलके बनती है, तो ये भी समूहवाचक संज्ञा है। दर्शकों की भीड़ यानी कि लोगों की भीड़, तो यह भी हमारी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, गिलास में पानी भरा है, ये भी हमारी भाववाचक की हुई। जो नौवां हमारा भीड़ है, तो टोली, सेना, भीड़, ये तीनों जो हमारे हैं, ये हमारी समूहवाचक संज्ञाएं हैं। सॉरी, समूह का बोध करा रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है कि गिलास में पानी भरा है। अब पानी ऐसा है जिसको माप तोल सकते हैं, है ना, तो पानी क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा द्रव्यवाचक। कौन सी हुई? हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यह अंगूठी सोने की बनी हुई है। तो सोना भी क्या है? सोना भी एक ऐसी चीज़ है जिसको माप तोल सकते हैं, तो ये भी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। ठीक है, अब माँ ने चाय में चाय डाली। ठीक है, माँ ने चाय में चाय डाली, तो चाय, यहाँ पर चाय पत्ती की बात हो रही है। ठीक है, चाय पत्ती भी ऐसी चीज़ है जिसको माप तोल सकते हैं, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, और यह भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा ही है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको ये संज्ञा का चैप्टर बहुत अच्छे से समझा पाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें।